हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पे जीत सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम बिगिन करने जा रहे हैं विद अवर नेक्स्ट चैप्टर दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन फ्रॉम द यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं हम सब कवर करेंगे इन सेशंस में। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं अपने आज के सेशन को दैट इज गोइंग टू बी एंटायरली बेस्ड ऑन द बॉडी फ्लूइड्स, जो कि होते हैं द ब्लड एंड द लिम्फ, जिनके थ्रू हमारी बॉडी में आप देखते हो वेरियस सब्सटेंसेस जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट, रेस्पिरेटरी गैसेस और हॉर्मोन्स जैसे सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू द बॉडी पार्ट्स, राइट। तो हम यहाँ पर कवर करेंगे इन दोनों बॉडी फ्लूइड्स को अलॉन्ग विद देयर वेरियस ऑर्गन्स जो कि इनके सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सो आइए बिगिन करते हैं विद द वेरी फर्स्ट बॉडी फ्लूइड जिसे हम बुलाते हैं द ब्लड, ठीक है। तो ब्लड की अगर बात की जाए बच्चों, तो ये है एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि आप सभी जान चुके हैं फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। हम ऑलरेडी ब्लड को एज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पढ़ चुके हैं, बट लेट अस ट्राई टू रिकॉल सम डिटेल्स अबाउट इट, क्योंकि हमें यहाँ पर इसी के बारे में डिटेल में स्टडी करना भी है, इजंट इट। तो ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, दैट मीन्स टिश्यू है तो इसका मतलब इसमें आपको सेल्स तो देखने को मिलेंगे, और कनेक्टिव टिश्यू है, और कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ पर जो इसका मैट्रिक्स होगा दैट इज गोइंग टू बी फ्लूइड एंड फाइबरलेस। तो वो जो फ्लूइड फाइबरलेस मैट्रिक्स देखने को मिलता है दैट इज कॉल्ड द ब्लड प्लाज्मा, है ना। तो यहाँ पर ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें प्लाज्मा जो कि फॉर्म कर रहा है द मैट्रिक्स, उसमें फ्लोट करते हुए नजर आते हैं द वेरियस ब्लड सेल्स, ठीक है, ओके। अब बात की जाए इसके पीएच की बच्चों, तो जो ब्लड होता है दैट इज स्लाइटली अल्कलाइन एट द फिजियोलॉजिकल लेवल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे बच्चों, इनका जो पीएच है दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 7.4, ठीक है, और ब्लड इज स्लाइटली थिकर एंड हेवियर देन वाटर, ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब ब्लड जो है बच्चों हमारी बॉडी के वेट का 8% कंट्रीब्यूट करता है, सो इट कॉन्स्टिट्यूट्स 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट, एंड एक एवरेज इंडिविजुअल में आपको जो ब्लड वॉल्यूम है वो 4.5 to 5.5 लीटर्स देखने को मिलता है। सो यहाँ पर अगर मेल्स की बात की जाए सो दैट इज गोइंग टू बी स्लाइटली मोर, दैट इज 5 to 6 लीटर्स ऑफ ब्लड, वाइल फीमेल्स के केस में इट इज 4 to 5 लीटर्स। तो हम एवरेज कह सकते हैं दैट इट वुड लाई बिटवीन 4.5 to 5.5 लीटर्स इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल। आइए ब्लड से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम समझते हैं। सो ब्लड के बारे में एक इंपॉर्टेंट जो टर्म आपको पता होना चाहिए दैट इज हीमोपोएसिस। तो जब भी वर्ड आता है हीमो बच्चों, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द ब्लड, ठीक है, और पोएसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। तो ब्लड के फॉर्मेशन की प्रोसेस को ही हम हीमोपोएसिस कहते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। एंड देन इसी से डिराइव होता है एक वर्ड दैट इज कॉल्ड हीमाटोलॉजी। तो हीमा वर्ड अगेन इज फॉर ब्लड एंड लॉजी इज फॉर स्टडी, सो इट इज द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ब्लड। सो हेमाटोलॉजी इज गोइंग टू बी द स्टडी ऑफ ब्लड, फाइन। अब बात करते हैं ब्लड के कंपोनेंट्स की। सिंस आई टोल्ड यू ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो इसका फ्लूइड मैट्रिक्स होगा जिसे हम बुलाते हैं प्लाज्मा, और सेल्यूलर कंपोनेंट्स भी होते हैं विच आर कॉल्ड द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आपको वेरियस फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे विच आर योर ब्लड सेल्स या फिर ब्लड कॉर्पसेल्स। तो जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन है ना बच्चों, द प्लाज्मा, ये कॉन्स्टिट्यूट करता है 55% ऑफ द टोटल ब्लड, वाइल जो रिमेनिंग 45% है दोज आर गोइंग टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय योर फॉर्म्ड एलिमेंट्स और द ब्लड कॉर्पसेल्स, ठीक है। तो तीन टाइप के आपको फॉर्म्ड एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। वन इज गोइंग टू बी द रेड ब्लड सेल्स जिन्हें हम शॉर्टली आरबीसीज कहते हैं, या दूसरे हमारे होते हैं वाइट ब्लड सेल्स जिन्हें हम शॉर्टली डब्ल्यूबीसी से अब्रीविएट करते हैं, एंड थर्डली वी कॉल द प्लेटलेट्स और द थ्रोम्बोसाइट्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो आइए एक एक करके हम इन दोनों ही कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो चलिए बच्चों, बिगिन करते हैं विद द वेरी फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ अवर ब्लड विच इज द ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में अगर बात की जाए बच्चों, मैंने आपको बताया हुआ है कि ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ऑब्वियसली आपको एक नॉन सेल्यूलर पोर्शन देखने को मिलता है जो कि है द मैट्रिक्स। अब सिंस ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है तो मैट्रिक्स ऑब्वियसली फ्लूइड होने वाला है, एंड दैट फ्लूइड इज गोइंग टू बी द प्लाज्मा, ठीक है। और सिंस ये कनेक्टिव टिश्यू है इसका मतलब वहाँ पर आपको सेल्स भी देखने को मिलेंगे। तो सेल्स जो हैं वो इसी प्लाज्मा में फ्लोट करते हुए नजर आते हैं, विच आर ऑल दोज 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिनको हम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स बुलाते थे। सो वो सेल्यूलर कॉम्पोनेंट्स हैं, बट वील बी टेकिंग अप दी प्लाज्मा,
ठीक है। तो प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड है जो कि फॉर्म करता है द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड, और ये एक विस्कस फ्लूइड है बच्चों, दैट मीन्स ये थोड़ा सा गाढ़ा है। ओके, सो अगर आप देखोगे यहाँ पर एक ब्लड वेसल में ये जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें आपको जो बैकग्राउंड में ये स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड देखने को मिल रहा है, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट दी ब्लड प्लाज्मा। और इसी ब्लड प्लाज्मा में आपको वेरियस फॉर्म्ड एलिमेंट्स दैट इज आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड द प्लेटलेट्स वुड बी सीन फ्लोटिंग इन देम, ठीक है। चलिए अब हम इस प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन को स्टडी करते हैं कि आपको भाई इस प्लाज्मा में क्या क्या देखने को मिलता है, राइट। तो सबसे पहले वील सी द कॉन्स्टिट्यूशन, और हम साथ ही साथ उनका परसेंटेज, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, वो भी स्टडी करते जाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑफ द प्लाज्मा वुड बी वाटर, बिकॉज वाटर जो है इज द चीफ कॉम्पोनेंट ऑफ द प्लाज्मा, जो कि जिसका आप देख सकते हो कि जो कॉम्पोजिशन है दैट इज 90 to 92% ऑफ वाटर। तो भाई प्लाज्मा में आपको 90 से 92% जो है वो पानी ही देखने को मिलने वाला है, बाकी रिलेटिवली जो भी अदर चीज़ें हैं दे आर गोइंग टू बी लेसर दैन दिस परसेंटेज, मतलब वो आपको 10 से 12 या करीबन आप कह सकते हो 10 से 8% देखने को मिलेंगी, राइट। ओके, देन वी हैव प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बच्चों अराउंड 6 to 8% ऑफ द ब्लड प्लाज्मा। अब इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्रोटीन्स आपको प्लाज्मा में देखने को मिलेंगे, लेट अस सी टू दैट ऑल्सो। तो फर्स्टली जो आते हैं दे आर एल्ब्यूमिन्स, जो कि मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द प्रोटीन्स हैं इन द प्लाज्मा। एंड ये जो एल्ब्यूमिन्स होते हैं बच्चों, ये इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं बिकॉज ये ब्लड के ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। और बच्चों याद रखिएगा इनके फंक्शंस भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं, बिकॉज एग्जाम में अगर आप PYQs देखेंगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पर प्रोटीन्स को उनके फंक्शन से आपको मैच करवाना था। सो please pay your attention when you are studying about these particular proteins. Then we have are the fibrinogens. तो अगर fibrinogens की बात की जाए बच्चों तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये आपके ब्लड क्लॉटिंग या फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड में हेल्प करता है। ओके, तो जब भी कभी आपको कोई इंजरी होती है जिसमें आपकी ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो जाती है, रप्चर हो जाती है, तो वहाँ पर एक्सेसिव ब्लीडिंग से आपका ब्लड लॉस ना हो उसको प्रिवेंट करती है ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस, जिसके लिए फिब्रिनोजन प्रोटीन्स आर रिक्वायर्ड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली वी हैव ग्लोबुलिन्स, जो कि अनदर इंपॉर्टेंट है भाई, और ये आपको वेरियस फॉर्म्स में आपके प्लाज्मा में देखने को मिलेंगे एज अल्फा, बीटा, गामा ग्लोबुलिन्स, जिनमें से जो गामा ग्लोबुलिन्स हैं बच्चों उन्हें हम एंटीबॉडीज़ के नाम से भी बुलाते हैं। और एंटीबॉडीज़ आप जानते हैं हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, दैट मीन्स वो फॉर्म करते हैं हमारी बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म को। इसका मतलब globulins are going to be involved in the body's defense mechanism. This is another important feature that you must remember. Fine. Then we have the third component of your blood plasma, which are the mineral ions. ठीक है, तो mineral ions फॉर्म करते हैं रिलेटिवली वेरी स्मॉल पोर्शन दैट इज 0.9%। सो ये जो 0.9% मिनरल आयंस आपको देखने को मिलेंगे, इसमें आपको वेरियस कैटायंस एंड आयंस मिलेंगे। फॉर एग्जांपल यू हैव सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा, जिसमें से आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है सोडियम वुड बी योर प्रिंसिपल कैटायन एंड क्लोराइड वुड बी द प्रिंसिपल एनायन, ठीक है, जो कि आपको देखने को मिलेगा इनसाइड द ब्लड। तो ये तो बेसिक कंपोनेंट्स हो गए। अब हम कुछ अदर कंपोनेंट्स के बारे में भी जान लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप जानते हैं जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपको ब्लड में ही देखने को मिलेंगे, बिकॉज ब्लड इज अ मीडियम जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं विद इन द बॉडी, इजंट इट। तो जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से अब्जॉर्ब हुए, दे आर गोइंग टू बी ट्रैवलिंग थ्रू योर ब्लड इटसेल्फ। तो इसका मतलब वो प्लाज्मा में डिसॉल्व फॉर्म में ही जाते हैं। सो दे मे इंक्लूड योर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स एक्सेट्रा। सो न्यूट्रिएंट्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी the other components. Then we have hormones, जो कि हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में आप जानते हो बच्चों, ये जो पर्टिकुलर ग्लैंड्स हैं ये अपने सिक्रीशन जिन्हें हम हार्मोन्स बुलाते हैं उनको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर करती हैं। तो ब्लड इज गोइंग टू बी दैट मीडियम जो कि इन हार्मोन्स को कैरी करके ले जाती हैं। देन वी हैव गैसेस। तो गैसेस में भी आप जानते हैं जो ब्लड है दैट वाज द मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, जो हमने अपने चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ रखा है। तो इसका मतलब जो गैसेस हैं लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द नाइट्रोजन वुड बी ट्रैवलिंग थ्रू योर ब्लड डिसॉल्व्ड इन द प्लाज्मा इटसेल्फ, ठीक है, ओके। देन वी हैव सम नाइट्रोजनस वेस्ट्स। तो नाइट्रोजनस वेस्ट जैसे कि यूरिया एंड यूरिक एसिड आर गोइंग टू अगेन ट्रैवल फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स टू योर किडनीज फॉर फिल्ट्रेशन। तो इसका मतलब वो भी प्लाज्मा में आपको देखने को मिलते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, जो फैक्टर्स क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप देखोगे वो जितने भी आपको देखने को मिलते हैं ना इनसाइड योर ब्लड प्लाज्मा, दे आर गोइंग टू बी ऑल इन इनएक्टिव फॉर्म। सो फैक्टर्स फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्लड
बट वो आपको इनएक्टिव फॉर्म में नजर आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे वर्ड था फिब्रिनोजन, तो जब भी वर्ड ओजन में एंड करता है दैट मीन्स वो एक इनएक्टिव प्रिकर्सर है, इट नीड्स टू बी एक्टिवेटेड। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर। तो आपको जितने भी क्लॉटिंग फैक्टर्स देखने को मिलेंगे दे माइट बी मोस्टली आपको वो इनएक्टिव प्रिकर्सर्स के फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ठीक है। उनको हम आगे भी डील करेंगे व्हेन वी विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ क्लॉटिंग इन डिटेल, ठीक है। देन वी विल सी अनदर इंपॉर्टेंट टर्म विच इज कॉल्ड सीरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो जब भी कोगुलेशन हो जाता है ना ब्लड का, क्लॉटिंग हो जाता है, तो आपको ना ऊपर की तरफ एक स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड देखने को मिलता है। तो वो जो स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड है ना, दैट इज एक्चुअली लैकिंग द क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्योंकि वो तो क्लॉट बनाने में इस्तेमाल कर लिए। तो अगर आप प्लाज्मा में से सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दो, दैट विल फॉर्म योर सीरम। तो सीरम एक स्ट्रॉ कलर का फ्लूइड है जो कि आपको देखने को मिलता है आफ्टर द कोagulation प्रोसेस हैज अकर्ड, ठीक है। तो उसमें आपको सेम कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा एज दैट ऑफ प्लाज्मा, बट वहां पर एक चीज एब्सेंट होगी, दैट इज योर क्लॉटिंग फैक्टर्स। ओके, सो सीरम के बारे में भी आपको याद रखना है बच्चों। सो आई होप यू गॉट द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ प्लाज्मा वेरी क्लियरली। नाउ वील बी टेकिंग अप अवर नेक्स्ट कॉम्पोनेंट ऑफ अवर ब्लड वुड बी द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स एज आई टोल्ड यू ये कंप्राइज होते हैं ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, जिनमें आते हैं दी एरेथ्रोसाइट्स जो कि आपके सामने यहाँ पर मेंशन है, देन वी हैव ल्यूकोसाइट्स एंड दी थ्रोम्बोसाइट्स। एरेथ्रोसाइट्स जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स भी बुलाते हैं, वी शॉर्टली अब्रिविएट देम एज आरबीसीज, राइट। ल्यूकोसाइट्स जिन्हें हम शॉर्टली अब्रिविएट करते हैं एज डब्ल्यूबीसीज विच आर द वाइट ब्लड सेल्स, एंड थ्रोम्बोसाइट्स विच आर नथिंग बट दी प्लेटलेट्स, ठीक है। सो आइए एक एक करके इन सभी टाइप के हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। सो नाउ वील बी मूविंग ऑन टू द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट विच इज द एरेथ्रोसाइट। तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं विद अवर वेरी फर्स्ट कैटेगरी ऑफ द फॉर्म्ड एलिमेंट, जिन्हें हम बुलाते हैं दी एरेथ्रोसाइट्स, या कॉमनली जिन्हें हम रेड ब्लड सेल्स बुलाते हैं, जिन्हें हम शॉर्टली अब्रिविएट करते हैं एज आरबीसीज। तो एरेथ्रो वर्ड बच्चों आप जानते हैं इट ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द कलर रेड। इसका मतलब यहाँ पर जिन साइट्स यानी कि जिन सेल्स की बात की जा रही है दे आर गोइंग टू बी रेड इन अपीयरेंस, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ना बच्चों, ये आपकी बॉडी में मोस्ट अबंडेंट फॉर्म्ड एलिमेंट्स में है, राइट। दैट मीन्स सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर कोई फॉर्म्ड एलिमेंट आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, दोज आर गोइंग टू बी योर रेड ब्लड सेल्स। तो इनका जो नंबर है, जो नॉर्मल काउंट है, वो एक हेल्दी इंडिविजुअल में लाया करता है बिटवीन 5 to 5.5 मिलियंस पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड। तो 1 मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड में आपको 5 to 5.5 मिलियन आरबीसीज देखने को मिलते हैं। सच अ ह्यूज नंबर, इजंट इट? सो अब हम देखते हैं इनके साइट ऑफ फॉर्मेशन, कहाँ बनते हैं ये आरबीसीज हमारी बॉडी में। सो साइट ऑफ फॉर्मेशन की अगर बात की जाए बच्चों, तो सबसे पहले हम देखते हैं अडल्ट के केस में। तो अडल्ट के केस में आपको आरबीसीज का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा इन द रेड बोन मैरो, वाइल जो एम्ब्रायो होते हैं उनके केस में सिंस रेड बोन मैरो जो है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, सो दे आर फॉर्म्ड इन द लीवर एंड द स्प्लीन। सो दिस इज इन केस ऑफ द एम्ब्रायो, ठीक है। Okay, then we move on to another important term which is called erythropoiesis. So erythro word is again for red, okay, and it indicates erythrocytes only, and poiesis is a word for the process of formation. So जो RBC के formation की process होती है बच्चों, उसी को हम बुलाते हैं erythropoiesis. अब ये जो RBCs का formation है, ये stimulate होता है with the help of a hormone जो कि हमारी किडनी secrete करती हैं, और उस hormone को हम बुलाते हैं erythropoietin, ठीक है। तो याद रखिएगा erythropoietin इज गोइंग टू बी अ हार्मोन जो कि सिक्रीट होता है बाय द किडनीज एंड दे स्टिमुलेट आरबीसीज का फॉर्मेशन, ओके। रादर वी वुड से erythropoiesis को वो स्टिमुलेट करता है, फाइन, ओके। देन जो आरबीसीज का प्रोडक्शन है ना बच्चों, उसके लिए विटामिन B12 और फोलिक एसिड विच इज विटामिन B9, ओके। तो विटामिन B12 और B9 का इंपॉर्टेंट रोल होता है फॉर आरबीसी के मेच्योरेशन में। तो दिस इज विटामिन B9। तो ये दो पर्टिकुलर विटामिन्स है ना बच्चों, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर द मेच्योरेशन ऑफ द आरबीसीज, रादर उनके डीएनए के मेच्योरेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। सो आपको याद है ना, मैंने आपको डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ था कि विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों इन आवर बॉडी, दैट वाज कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि हमारे पैराइटल और दी ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट करते थे, है ना। तो यहाँ पर वो जो पर्टिकुलर फैक्टर है अगर बॉडी में नहीं होगा तो विटामिन B12 आपके बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होंगे, और विटामिन B12 अब्जॉर्ब नहीं होंगे तो आपके आरबीसीज मैच्योर नहीं करेंगे। इसीलिए एक एनीमिक कंडीशन अराइज होती थी जिसे हम पर्नीशियस एनीमिया बुलाते थे। याद है ना सभी को, मैंने इसको पहले भी पढ़ाया हुआ है इन माय चैप्टर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, सो यू कैन रिलेट दैट पर्टिकुलर थिंग ओवर हियर इटसेल्फ, ठीक है, ओके। देन अगर बात की जाए इनके शेप की बच्चों, हमने नंबर डिस्कस कर लिया इनका, इनकी प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन डिस्कस कर ली। नाउ वी हैव टू सी कि इनका शेप कैसा होता है।
हाउ डू दे अपीयर, इनका कैसा स्ट्रक्चर है बच्चों। सो अगर शेप की बात की जाए सो दे अपीयर टू बी सर्कुलर, एंड अगर साइड से देखोगे सो दे अपीयर टू बी बाइकॉन्केव। तो देखिए फ्रंट व्यू में आपको आरबीसी ऐसे राउंड नजर आ रहे हैं, बट आप देख रहे हो यहाँ बीच में ना डिप्रेशन नजर आ रहा है। तो अगर हम एक आरबीसी को सेक्शन व्यू में देखें, ऐसे काट के देखें, तो ये ना आपको ऐसे बीच में डिप्रेस्ड नजर आता है। तो ये जो पॉइंट्स ऑफ डिप्रेशन है ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि आरबीसी जो हैं दे आर गोइंग टू बी बाइकॉन्केव, दो डायरेक्शन से ये आपको कॉन्केव नजर आ रहे हैं, एंड हेंस वी कॉल इट बाइकॉन्केव। ठीक है, सो आई होप द बेसिक इंट्रोडक्शन टू द इरेथ्रोसाइट्स और द आरबीसीज इज वेरी क्लियर। तो बच्चों आप सभी जानते हैं द रेड ब्लड सेल्स आर गोइंग टू बी रेड इन कलर, बट इनके रेड कलर के पीछे का कारण क्या है? And the reason behind that is going to be a red color iron containing respiratory pigment, जिसे हम बुलाते हैं हीमोग्लोबिन। ठीक है, याद कीजिए इसके बारे में हमने अपने चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में पढ़ रखा है। ये पर्टिकुलर पिगमेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वेदर इट बी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ओके, अब नॉर्मली इस जो हीमोग्लोबिन है जो कि आपके सामने यहाँ पर इस फिगर में मेंशन है, ये आप देख रहे हो ना, यहाँ पर आपको 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स देखने को मिलती हैं, 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 बीटा चेन्स देखने को मिलती हैं, जिनके हर पॉलीपेप्टाइड चेन्स में आपको एक हीम ग्रुप देखने को मिलता है, जो कि सेंट्रली जो मेटल एटम फॉर्म करता है वुड बी द आयरन इन द फॉर्म ऑफ फेरस आयन। दैट इज व्हाई वी से इट इज आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, ओके, तो इनका जो नॉर्मल काउंट है हीमोग्लोबिन का इन अवर नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल वुड लाई बिटवीन 12 to 16 ग्राम्स पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। तो यानी कि 1 डेसीलीटर ऑफ ब्लड यानी कि दैट इज 100 ml ब्लड, 100 ml ब्लड में एक नॉर्मल इंडिविजुअल में 12 to 16 ग्राम्स हीमोग्लोबिन आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम एवरेज वैल्यू ले लें दैट वुड लाई बिटवीन 15 ग्राम्स, तो लगभग 15 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन आपको 100 ml ऑफ ब्लड में देखने को मिलेगा इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। ओके, एंड ये आपके आरबीसीज को रेड कलर प्रोवाइड करता है। फाइन, अब आरबीसीज की नॉर्मल जो लाइफ स्पैन है बच्चों, वो एवरेज लाइफ स्पैन कितनी होती है? तो आरबीसीज की एक लाइफ स्पैन है दैट इज ऑफ 120 डेज। तो 120 दिन तक आपके आरबीसीज जो हैं वो सर्वाइव करते हैं। एंड आरबीसीज में अगर आप देखोगे जब इनकी वो लाइफ स्पैन का पीरियड खत्म हो रहा होता है, दैट मीन्स दे आर एजिंग, तो वो जो एज्ड सेल्स होते हैं दे आर डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन, लीवर एंड द बोन मैरो। ठीक है, तो जिन्होंने इनको बनाया ये वहीं पर जाके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सो स्प्लीन, लीवर एंड बोन मैरो, जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन है, दैट इज योर बोन मैरो, यहाँ पर आपका लीवर है, दिस इज द स्प्लीन, जो कि आपकी बॉडी का लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन है। ये वो साइट्स हैं जहाँ पर आरबीसीज जो कि एजेड हो चुकी हैं दे आर गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, एंड जो स्प्लीन है ना बच्चों, ये स्प्लीन इट इज कंसिडर्ड एज द ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज, बिकॉज यहीं पर जाके आपके आरबीसीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय होते हैं। सो रिमेंबर, स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ द इरेथ्रोसाइट्स और आरबीसीज बुलाते हैं। तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं सम पिक्यूलियर फीचर्स जो कि आपको रेड ब्लड सेल्स में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो फीचर जो इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड है बच्चों, दैट इज देयर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। तो जो आपके इरेथ्रोसाइट्स होते हैं बच्चों, विच आर द रेड ब्लड सेल्स, ये बहुत छोटे होते हैं इन देयर साइज, एंड दे आर सो स्मॉल दैट दे कैन ट्रैवल थ्रू द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स इन योर बॉडी विच आर योर कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में एक सिंगल फाइल में, एक सिंगल फ्लो में ये ट्रैवल कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर एक्सट्रीमली स्मॉल साइज। ठीक है, ओके। सेकेंडली यहाँ पर आपको देखने को मिलती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन विच इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट, आयरन कंटेनिंग है, राइट, और ये एक्ट करती है एज द कैरियर्स ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, इजंट इट? ठीक है, देन वी हैव द नेक्स्ट फीचर दैट इज एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। माइटोकॉन्ड्रिया आपको आरबीसीज में देखने को नहीं मिलेगा। माइटोकॉन्ड्रिया विच इज द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता तो क्या प्रॉब्लम होती? देखिए, आपको पता है आरबीसीज का मेन फंक्शन है टू ट्रांसपोर्ट गैसेस, जिसमें से ऑक्सीजन इज वन ऑफ द गैसेस, इजंट इट? तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? आपको पता है एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होती है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती इन दी आरबीसीज तो वो सारी ऑक्सीजन का खुद ही इस्तेमाल कर लेती फॉर इट्स रिलीज ऑफ एनर्जी बाय रेस्पिरेशन प्रोसेस। तो ये तो वही हाल हो जाता है ना भाई कि अगर बिल्ली को हम दूध की रखवाली करने को देंगे तो हमारा दूध कैसे सेफ रहेगा, है ना। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होती तो जो भी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाना था वो टिश्यू तक पहुंच ही नहीं पाती। सारा का सारा जो ऑक्सीजन है वो माइटोकॉन्ड्रिया खुद इस्तेमाल कर लेता टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। दैट इज द रीजन आपके आरबीसीज ने सबसे पहले एलिमिनेट किया माइटोकॉन्ड्रिया को, बिकॉज वो उसके फंक्शनिंग में सबसे बड़ा
प्रॉब्लम क्रिएट करता, ठीक है। देन वी हैव इज द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है बच्चों, जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज हैं दे आर विदाउट न्यूक्लियस, और इस कंडीशन को हम कहते हैं ई न्यूक्लिएटेड कंडीशन। जो मैच्योर मैमेलियन आरबीसीज हैं उनके पास आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है, सो दे आर ई न्यूक्लिएटेड। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि भाई न्यूक्लियस क्यों नहीं है। देखिए, जो न्यूक्लियस होता है मैच्योर आरबीसी में वो डीजेनरेट कर जाता है फॉर द फैक्ट कि अंदर की जो स्पेस वो ऑक्यूपाई कर रहा होता है वो अब वापस से अवेलेबल हो जाए, ताकि वहाँ पर मोर एंड मोर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स एक्यूमुलेट होकर मोर ऑक्सीजन को ट्रैवल करके ले जा सके, ठीक है। तो बेसिकली न्यूक्लियस की एब्सेंस क्यों है? टू क्रिएट मोर इंटरनल स्पेस, ठीक है। अगर न्यूक्लियस चला जाएगा तो वो स्पेस अवेलेबल रहेगी, और वो स्पेस जो है उसमें आकर और हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स इकट्ठा हो सकते हैं, और वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स और ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ ट्रैवल करवा सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फंक्शन ऑफ द एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस। देन हम बात करें एब्सेंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब पता है आपको बच्चों, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बेसिकली क्या करता है, किसी भी सेल को स्ट्रक्चरली उसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, और मतलब उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। बट इन द केस ऑफ आरबीसीज डू नॉट नीड टू बी फर्म और रिजिड फॉर द फैक्ट ये स्पॉन्जी सरफेस पोजेस करते हैं, क्योंकि स्पॉन्जी सरफेस में अब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस की प्रोसेस बहुत ईजिली होती है, एंड दिस इज गोइंग टू बी द फिफ्थ फीचर, ठीक है। तो स्पॉन्जी सरफेस इज गोइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस। इसीलिए ये जो 5 पिक्यूलियर फीचर्स हैं ये आरबीसीज को उनका फंक्शन कैरी आउट करने में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। देन वी मूव ऑन टू द एबनॉर्मैलिटीज रिलेटेड टू द आरबीसीज काउंट। तो बच्चों, आरबीसी का जो नॉर्मल काउंट है इन अ हेल्दी इंडिविजुअल वो 5 to 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड आपको देखने को मिल रहा था। बट अगर ये जो काउंट है वो नॉर्मल काउंट से बिलो पहुंच जाए तो उस कंडीशन को हम बुलाते हैं इरेथ्रोसाइटोपिनिया। इरेथ्रोसाइट वर्ड जो है वो रिलेट कर रहा है टू दी आरबीसीज, एंड पीनिया वर्ड जो है इट इज रिलेटेड टू द लो काउंट। तो जब आपका आरबीसी का काउंट नॉर्मल वैल्यू से abnormally लो चला जाए, we call that abnormality as erythrocytopenia. Fine. Then opposite condition which is called polycythemia, इसमें आपको आपके आरबीसी का नंबर नॉर्मल रेंज से कई गुना ज़्यादा देखने को मिलेगा, दैट इज abnormally high RBC count. This particular abnormality is called polycythemia. So I hope all the things regarding the red blood cells are very clear to all of you. तो चलिए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं about our second category of the formed elements, जिन्हें हम बुलाते हैं the leukocytes और the white blood cells. ठीक है बच्चों, जिन्हें हम शॉर्टली WBC से अब्रीविएट करते हैं। सो बच्चों, अगर बात की जाए ल्यूकोसाइट्स की, सो दे आर गोइंग टू बी कलरलेस। ठीक है, तो ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स आर गोइंग टू बी विदाउट एनी कलर, दे आर कलरलेस, एंड ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, अनलाइक योर आरबीसीज जो कि मेच्योरिटी पे ई न्यूक्लिएटेड हो जाते थे, दैट मीन्स दोज वर विदाउट न्यूक्लियस। बट यहाँ आपको न्यूक्लियस प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा, एंड दैट इज वाई दे आर न्यूक्लिएटेड। ठीक है, बात करते हैं इनके नंबर की। तो नॉर्मली जो नॉर्मल काउंट होता है आपके WBCs का इन अवर बॉडी वो रेंज फ्रॉम 6000 to 8000 पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ योर ब्लड वॉल्यूम। तो 1 मिलीमीटर क्यूबिक ब्लड वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ WBCs आपको नॉर्मली देखने को मिलेंगे? फ्रॉम 6000 to 8000 इन नंबर। फाइन, ओके। एंड जनरली इनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज शॉर्ट, दैट मीन्स दे आर शॉर्ट लिव्ड। इनका जो लाइफ स्पैन है बच्चों वो आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम 2 to 3 वीक्स। ठीक है, ओके। और इनका साइट ऑफ फॉर्मेशन, भाई ये कहां फॉर्म होते हैं? तो दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। तो इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन आई होप आपको समझ आई होंगी। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानते हैं रिगार्डिंग द ल्यूकोसाइट्स। तो ल्यूकोसाइट्स में अगर आप देखोगे बच्चों, सबसे पहली चीज तो एक टर्म आता है दैट इज ल्यूकोपोएसिस। तो ल्यूकोपोएसिस इज नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ WBCs फॉर्मेशन। तो WBCs का जो फॉर्मेशन होता है जो कि आपको बोन मैरो में देखने को मिलता है, दैट प्रोसेस जिनके थ्रू ये बनेंगे, दैट प्रोसेस वुड बी कॉल्ड ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, ओके। अब बच्चों मैंने तुमको बताया हुआ है कि जो WBCs का काउंट है वो नॉर्मली 6000 to 8000 लाया करता है पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड। बट अगर ये जो नंबर है, ये जो काउंट है, अगर वो इससे बिलो पहुंच जाए या फिर इससे ओवर एंड अबव पहुंच जाए तो एबनॉर्मैलिटीज अराइज होती हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं एबनॉर्मैलिटीज रिलेटेड टू द WBC काउंट। ठीक है, तो पहली जो एबनॉर्मैलिटी है वी कॉल इट ल्यूकोपीनिया। तो ल्यूको वर्ड हमें बता रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑब्वियसली ल्यूकोसाइट्स, एंड पीनिया वर्ड लगता है फॉर द लो काउंट। तो जब आपके WBCs का नंबर नॉर्मल रेंज से अब नॉर्मली नीचे चला जाता है, सो दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड
leukopenia. So abnormally low WBC count would represent the abnormality called leukopenia. While when we talk about ल्यूकोसाइटोसिस जो कि अनदर अबनॉर्मैलिटी है, यहां पर आप देखोगे जो आपके WBCs हैं उनका नंबर आपके नॉर्मल रेंज से ज़्यादा पहुंच जाता है. सो इट इज़ एबनॉर्मली हाई WBC काउंट. सो दिस इज अनदर अबनॉर्मैलिटी एसोसिएटेड विद WBC काउंट. आई होप इतनी इंफॉर्मेशन आपको ल्यूकोसाइट्स के बारे में अच्छे से समझ आई होगी. तो बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ योर वाइट ब्लड सेल्स. तो बच्चों WBCs को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म. तो WBCs के साइटोप्लाज्म में अगर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है तो हम उनको क्लासिफाई करते हैं एज ग्रैन्यूलोसाइट्स. ओके, दैट मीन्स वहां पर उन सेल्स में आपको ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे. ठीक है, सो दे हैव ग्रैन्यूलर साइटोप्लाज्म. फाइन, दैट मीन्स यहां पर मैं मेंशन भी कर देता हूं, दे हैव ग्रैन्यूलर साइटोप्लाज्म. फाइन, वाइल जो अदर कैटेगरी ऑफ WBCs हैं जिनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रैन्यूल्स देखने को नहीं मिलते हैं, वी क्लासिफाई देम एज ए ग्रैन्यूलोसाइट्स. क्योंकि जब भी वर्ड ए लग जाता है दैट मीन्स इट इज विदाउट. सो विदाउट ग्रैन्यूल्स जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वी कॉल देम दी ए ग्रैन्यूलोसाइट्स. ठीक है ना. ओके, अब इन ग्रैन्यूलोसाइट्स और ए ग्रैन्यूलोसाइट्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं द फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रैन्यूलोसाइट्स. तो ग्रैन्यूलोसाइट्स के जो ग्रैन्यूल्स हैं ना बच्चों, जो ये इनके साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं, वो स्टेन किए जा सकते हैं यूजिंग सर्टेन डाइज. तो अगर हम किसी WBC के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट ग्रैन्यूल्स को स्टेन करते हैं विद बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई, दैट मीन्स यहाँ पर दोनों ही डाइज से हम स्टेन कर लेंगे. दैट मीन्स वो पर्टिकुलर ग्रैन्यूल्स जो है वो न्यूट्रल हैं टू बोथ द टाइप्स ऑफ योर डाइज. इसका मतलब ऐसे वाले हम WBCs को कैटेगराइज करते हैं एज न्यूट्रोफिल्स. ठीक है, सो न्यूट्रो वर्ड इज फॉर न्यूट्रल एंड फिल्स मीन्स लविंग. ओके, सो दे आर गोइंग टू बी कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स. और इनके बारे में आपको एक चीज़ याद रखनी है, दे आर द मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल द WBCs. तो सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट हैं इन देयर नंबर वुड बी योर न्यूट्रोफिल्स. इस बात को आप याद रखिए, दे कॉन्ट्रीब्यूट अराउंड 60 to 65% ऑफ द टोटल WBC काउंट. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है. फर्स्टली इनके हम स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, देन वील सी इनका फंक्शन क्या होता है बच्चों. तो देखिए, अगर आप इनके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखेंगे तो इनके पास पहली चीज़ तो इनके साइटोप्लाज्म में आपको यहाँ पर ग्रैन्यूल्स नजर आ रहे हैं, दीज ब्लैक बॉडीज, राइट. और इनका जो न्यूक्लियस है बच्चों वो आपको लोब्ड नजर आ रहा है. एंड यहाँ पर देखिए आपको 3 लोब्स नजर आ रहे हैं. तो जनरली इनके जो न्यूक्लियस है, जैसे जैसे मेच्योर होते हैं ये पर्टिकुलर न्यूट्रोफिल्स, इनके नंबर ऑफ लोब्स बढ़ते जाते हैं ऑफ द न्यूक्लियस. तो दे आर गोइंग टू बी मोस्टली 2 to 7 लोब्ड. तो जनरली ये आपको 2 से 7 लोब्ड आपको नजर आएंगे इनके न्यूक्लियस. ठीक है ना. ओके, एंड इनका फंक्शन क्या है बच्चों, ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं दे आर इन्वॉल्व इन फेगोसाइटोसिस. मतलब फेगो वर्ड होता है फॉर ईटिंग एंड साइटोसिस मीन्स बाय सेल. तो सेल ईटिंग की प्रोसेस, मतलब सेल नहीं खाते हैं ये, बल्कि ये जो पर्टिकुलर सेल्स हैं दे एनगल्फ सॉलिड पार्टिकल्स इनसाइड देमसेल्व्स और उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं. सो जो भी फॉरेन बॉडीज या फॉरेन सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एंटर करेगा उनको ये एनगल्फ कर लेते हैं इंक्लूडिंग द जर्म्स. ठीक है, तो दे आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर अवर इम्यून रिस्पॉन्स. ठीक है ना. ओके, फिर अगर हम बात करें हमारी नेक्स्ट कैटेगरी की विच आर कॉल्ड द बेसोफिल्स. ठीक है बच्चों, तो ये जो बेसोफिल्स हैं नाम ही बता रहा है, दे आर गोइंग टू बी स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज. तो यहाँ पर जो आपको साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे वो बेसिक डाइज से स्टेन होते हैं, दैट इज वाई दे आर बेसोफिल्स. और इनका स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे अगेन इनमें भी आपको ग्रैन्यूल्स देखने को मिल रहे हैं, दीज ब्लैक डॉट्स, राइट. और आपको भी यहाँ पर लगभग 2 to 3 लोब्ड आपको इनका न्यूक्लियस देखने को मिलता है. ठीक है, जो कि यूजुअली एस शेप्ड में नजर आता है आपको. ठीक है, सो दीज आर गोइंग टू बी बेसोफिल्स. अब बेसोफिल्स का फंक्शन क्या है बच्चों और इनका ऑब्वियसली कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है. तो देखिए सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो WBCs हैं दे आर गोइंग टू बी न्यूट्रोफिल्स, वाइल जो सबसे लीस्ट अबंडेंट हैं इन द नंबर वुड बी और बेसोफिल्स. तो बेसोफिल्स आपके टोटल WBC काउंट का केवल 0.5 to 1% ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. तो ये लीस्ट अबंडेंट है.
ठीक है, बेसोफिल्स। अब इनके फंक्शन की बात की जाए बच्चों, फंक्शन की बात अगर की जाए तो ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं इन द इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, बिकॉज ये पर्टिकुलर सेल्स रिलीज करते हैं सब्सटेंसेस लाइक योर हिस्टामीन, जो कि इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स करवाता है, राइट। हिस्टामीन हो गया, हेपरिन हो गया, या फिर सेरोटोनिन हो गया। सो दे सिक्रीट, आई विल जस्ट मेंशन देम डाउन, यहां पर ये सिक्रीट करते हैं हिस्टामीन, heparin and serotonin, and all these three are responsible for inflammatory response। इस बात को आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द बेसोफिल्स। देन वी मूव ऑन टू द इओसिनोफिल्स। तो देखो बच्चों, इओसिन बेसिकली एक एसिडिक डाई है, ओके। तो सिंस ये WBCs के जो ग्रैन्यूल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं वो एक एसिडिक डाई से स्टेन किए जाते हैं, तो इसीलिए उनको हम बुलाते हैं इओसिनोफिल्स या फिर द एसिडोफिल्स, ठीक है। इओसिन जो है, एज आई टोल्ड यू, ये एक एसिडिक डाई है जो कि स्टेन करती है इनके ग्रैन्यूल्स को। फाइन। अब देखिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये जो पर्टिकुलर आपको सेल्स देखने को मिल रहे हैं इनमें भी आपको ग्रैन्यूल्स देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। फाइन, ओके। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहां पर इनका जो न्यूक्लियस है दैट इज गोइंग टू बी अपीयरिंग लाइक अ हॉर्स शू, तो बाइलोब्ड है एंड अपीयर्स हॉर्स शू शेप्ड, ठीक है। तो इस तरीके का आपको ये नजर आता है। एंड इओसिनोफिल्स बेसिकली एक्ट करते हैं जस्ट ऑपोजिट टू द बेसोफिल्स। तो यहां पर जो आपके बेसोफिल्स थे वो एलर्जिक रिएक्शन को प्रमोट करते थे बाय सिक्रीटिंग इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स, राइट। बट इओसिनोफिल्स जो है वो सप्रेस करते हैं एलर्जी को, सो दे सप्रेस एलर्जी, ठीक है बच्चों। सो ये भी आपको याद रखना है। सो दे सप्रेस एलर्जी, और साथ ही साथ एक चीज और इसके बारे में आपको याद रखिए कि ये जो इओसिनोफिल्स हैं एलर्जी को सप्रेस करने के लिए क्या रिलीज करेंगे, एंटी हिस्टामिनेजेस, ओके। मतलब वो एंजाइम जो कि हिस्टामीन, जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज करवाता था, उसको डिग्रेड करते हैं। सो दे सिक्रीट एंटी हिस्टामिनेजेस। फाइन, ओके। और इनका जो नंबर है दैट इज अराउंड 2 to 3%, ठीक है, इन देयर नंबर। सो 2 से 3% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है WBC काउंट का, दे आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इओसिनोफिल्स, ठीक है, ओके। देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ब्रॉड कैटेगरी ऑफ द ए ग्रैन्युलोसाइट्स। तो ए ग्रैन्युलोसाइट्स जैसा कि नाम बता रहा है, इन किसी के आपको साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल देखने को नहीं मिल रहे हैं बच्चों। फाइन, ओके। अब बात करते हैं हम इनके दो ब्रॉड कैटेगरीज की। वन इज दी मोनोसाइट्स। तो मोनोसाइट्स में आपको अगेन एक ही न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है विच इज किडनी शेप्ड। तो एक किडनी शेप्ड का आपको न्यूक्लियस देखने को मिलता है, इजंट इट, ओके। एंड ये सबसे लार्जेस्ट WBCs हैं, सो दे आर योर लार्जेस्ट WBCs। फाइन। और जब ये पर्टिकुलर सेल्स ना बच्चों किसी टिश्यू के अंदर या सेल के अंदर एंटर करते हैं, तो ये वहां पर जाके रेसिडेंट सेल्स के अंदर परसिस्ट करते हैं एज मैक्रोफेजेस। तो ये अपना साइज बढ़ा लेते हैं एंड दे फॉर्म मैक्रोफेजेस। फाइन। सो ये भी बच्चों फेगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, जस्ट लाइक न्यूट्रोफिल्स ये भी फेगोसाइटोसिस करते हैं। सो इनका फंक्शन भी आपको याद रखना है, दैट इज फेगोसाइटोसिस, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी देयर फंक्शन, और इनका जो नंबर है दैट लाइज बिटवीन 6 to 8%। तो 6 से 8% जो WBCs का काउंट है दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मोनोसाइट्स। एंड लास्टली वी हैव द लिम्फोसाइट्स बच्चों। लिम्फोसाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये वो पर्टिकुलर सेल्स हैं हमारी बॉडी के जो कि हमारे इम्यून रिस्पॉन्स को एक तरह से जनरेट करते हैं। सो दे आर इन्वॉल्व इन जनरेटिंग इम्यून रिस्पॉन्स, बिकॉज ये ना लिम्फोसाइट्स बच्चों दो टाइप के और होते हैं। लिम्फोसाइट्स को हम बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो बी लिम्फोसाइट्स वो लिम्फोसाइट्स हैं जो कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं, और टी लिम्फोसाइट्स उन पे एक्ट करते हैं उन सेल्स पे जो कि वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। सो बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल इन द इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। आई होप दिस मच इज क्लियर। एंड इनका जो नंबर होता है, देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द WBC काउंट इज अराउंड 20 to 25%,
ठीक है, इस बात को भी आपको याद रखना है। तो ये हमारे इम्यून रिस्पॉन्स में इंपॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पर ना इनका जो स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे, इनके पास एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है जो कि आपको यहाँ नहीं नजर आ रहा है, और वो न्यूक्लियस जो बड़ा सा है सेंट्रली आपको स्फेरिकल नजर आएगा, जो कि सारे साइटोप्लाज्म को पेरिफेरल साइड्स में पुश कर देगा। तो इनका जो अगर इंटरनल स्ट्रक्चर आप देखोगे, तो अगर ये इनका सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो आपको यहाँ पर एक बड़ा सा न्यूक्लियस देखने को मिलेगा जो कि आपके साइटोप्लाज्म को पेरीफेरी में ऐसे धकेल देता है। तो दिस इज द केस ऑफ योर लिम्फोसाइट्स। आई होप इट इज क्लियर अगेन। सो अगर बच्चों हम वेरियस टाइप के WBCs को इन देयर ऑर्डर ऑफ अबंडेंस अरेंज करें, तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक आप लर्न कर सकते हो कि भाई एक लड़की है जिसका नाम है नीलम, और उसको ज़्यादा नॉइस पसंद नहीं है, सो शी कंटिन्यूसली पुट्स इन ईयरबड्स। तो आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, दैट इज NLM EB, दैट इज नीलम इज वेयरिंग ईयरबड्स। तो देखिए सबसे ज़्यादा आपको अबंडेंस में देखने को मिलेंगे द न्यूट्रोफिल्स, फॉलोड बाय योर लिम्फोसाइट्स, देन वी हैव इज मोनोसाइट्स, राइट, देन आपको इओसिनोफिल्स देखने को मिलेंगे, एंड सबसे लीस्ट अबंडेंट आपको बेसोफिल्स देखने को मिलते हैं। सो आई होप द एंटायर क्लासिफिकेशन एंड द फंक्शंस ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ। तो आइए बच्चों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे थर्ड कैटेगरी ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, विच आर कॉल्ड द थ्रोम्बोसाइट्स और द ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो बच्चों ब्लड प्लेटलेट्स जो हैं वो आखिर अराइज कहाँ से होती हैं, इनका ओरिजिन कहाँ है? तो जो ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स है बच्चों, वो आपके बोन मैरो में प्रेजेंट कुछ स्पेशल सेल्स जिन्हें हम बुलाते हैं मेगा कैरियोसाइट्स, राइट। तो देखिए इनके नाम को ही ब्रेक करेंगे ना, तो इनके कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ जाएंगे। मेगा वर्ड मीन्स होता है लार्ज, कैरियो वर्ड आता है फ्रॉम द वर्ड कैरी ऑन, जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस, एंड साइट वर्ड इज ऑलवेज रिलेटेड टू द सेल। तो कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स आपके बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं जिनके पास लार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जब ये स्पेशल सेल्स मेगा कैरियोसाइट्स फ्रैगमेंटेशन अंडरगो करते हैं, दैट मीन्स वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं इनटू टाइनी पीसेस, वो फॉर्म करते हैं द थ्रोम्बोसाइट्स और द ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, ओके। अब इनके नॉर्मल काउंट की बात की जाए इन अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, तो एक हेल्दी इंडिविजुअल में इनका जो नंबर है वो रेंज करता है फ्रॉम 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, तो 1 मिलीमीटर क्यूबिक जो ब्लड वॉल्यूम है उसमें आपको देखने को मिलते हैं 1.5 to 3.5 lakhs ऑफ प्लेटलेट्स। ओके, एंड इसलिए आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि इनका जो अबंडेंस है दैट इज सेकेंड आफ्टर द इरेथ्रोसाइट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं इन अवर ब्लड वुड बी द इरेथ्रोसाइट्स और द रेड ब्लड सेल्स, वाइल सेकेंड इन देयर अबंडेंस वुड बी द थ्रोम्बोसाइट्स जिन्हें हम प्लेटलेट्स बुलाते हैं। फाइन, ओके। और इनका लाइफ स्पैन काफ़ी छोटा है, दैट इज फ्रॉम 5 to 9 days, ये भी आपको याद रखना है बच्चों। अब देखिए मैंने आपको बोला कि इनका जो नॉर्मल काउंट है वो 1.5 to 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड पाया जाता है, बट अगर ये जो नंबर है नॉर्मल काउंट से वेरी कर जाए, सपोज ये कम हो जाए या फिर ओवर एंड अबव द नॉर्मल रेंज चला जाए, तो कुछ एबनॉर्मैलिटीज अराइज होती हैं। सो वो एबनॉर्मैलिटीज कौन कौन सी हैं? तो देखिए हम स्टडी करने जा रहे हैं दी एबनॉर्मैलिटीज रिलेटेड टू द प्लेटलेट काउंट। तो सबसे पहली जो एबनॉर्मैलिटी है वी कॉल इट द थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ठीक है, तो थ्रोम्बोसाइटो वर्ड रिप्रेजेंट कर रहा है थ्रोम्बोसाइट्स यानी कि प्लेटलेट्स को, और पीनिया वर्ड अगर लग जाता है इट इज रिप्रेजेंटिंग द लो काउंट। तो जब भी आपका अबनॉर्मली लो काउंट पहुंच जाए किसका? ब्लड प्लेटलेट्स का, उस कंडीशन को हम बुलाते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, जहां पर जो नॉर्मल रेंज है उससे कम आपके प्लेटलेट का नंबर पहुंच जाता है, जैसा कि हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ डेंगी। ठीक है, तो डेंगी के केस में आपने देखा है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया आकर करता है, आपके ब्लड प्लेटलेट्स का जो काउंट है वो ड्रास्टिकली डिक्लाइन कर जाता है। ठीक है, तो दैट इज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फाइन, ओके। अब इसकी ऑपोजिट कंडीशन देखिए, अगर आपके प्लेटलेट्स का काउंट अब नॉर्मली हाई पहुंच जाए देन वी कॉल दैट कंडीशन एज थ्रोम्बोसाइटोसिस। ठीक है, सो थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या है? इट इज अबनॉर्मली हाई प्लेटलेट काउंट, राइट, ओके। एंड अब बात की जाए इन पर्टिकुलर फॉर्म्ड एलिमेंट्स के फंक्शन की, तो बच्चों थ्रोम्बोसाइट्स या ब्लड प्लेटलेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन ब्लड क्लॉटिंग। द रीजन फॉर दिस इज कि ये जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं दे रिलीज सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स। ओके, इन टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज करते हैं ये। सो देयर आर टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स।
जो कि ब्लड क्लॉटिंग या फिर ब्लड के कोआगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। सो ब्लड क्लॉटिंग या कोआगुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? बिकॉज वो प्रिवेंट करता है एक्सेसिव ब्लड लॉस को, जब आपकी कोई ब्लड वेसल जो है वो इंजर्ड हो जाती है या रप्चर कर जाती है। सो दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना जो कि ये पर्टिकुलर सेल्स जो हैं कैरी आउट करते हैं, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब आइए देखते हैं इनके रोल को कि कैसे ये ब्लड क्लॉटिंग को हेल्प करते हैं। तो आइए बच्चों, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं द रोल ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में भाई प्लेटलेट्स कैसे अपना रोल प्ले करते हैं, आइए समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट केस में आपको एक ब्रोकन ब्लड वेसल नजर आ रही है कि कैसे एक ब्लड वेसल जो है वो रप्चर कर गई है, ब्रोकन हो गई है, राइट। और जब भी एक ब्लड वेसल ब्रोकन होती है तो उसमें फ्लो कर रहा ब्लड टेंड करता है टू कम आउट। तो देखिए यहाँ पर ब्लड का आपको आउटवर्ड फ्लो देखने को मिलेगा, दैट मीन्स ब्लीडिंग देखने को मिलती है। एंड जैसे जैसे ब्लड बाहर आता है तो ऑब्वियसली उसके कंपोनेंट्स जिनमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं वो भी बाहर आएगा, राइट। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आप जानते हैं रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंट होते हैं द प्लेटलेट्स। तो देखिए जैसे ही ये जो कुछ प्लेटलेट्स हैं वो इस ब्रोकन ब्लड वेसल के कॉन्टैक्ट में आते हैं, ओके। तो ये ब्रोकन पार्ट के अगर ये कांटेक्ट में आएंगे सो दे विल बिकम एक्टिवेटेड, और अगर ये एक्टिवेट होंगे सो दे रिलीज सर्टेन क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है। तो ये जो एक्टिवेटेड आपको थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट्स देखने को मिले, दे रिलीज क्लॉटिंग फैक्टर्स। और हमने पढ़े हैं टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, बट हम यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स के ही रोल को स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले वो रिलीज करते हैं क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10 को, जिसका नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज जो कि क्या है बच्चों, दिस इज योर 10th क्लॉटिंग फैक्टर, और इसको हम एक और नाम से बुलाते हैं विच इज स्टुअर्ट पावर फैक्टर, ठीक है। तो स्टुअर्ट पावर फैक्टर या फिर आप थ्रोम्बोकाइनेज इसको बुला लीजिए, और एज वर्ड लगा है दैट मीन्स ये एक एंजाइम है, isn't it? तो ये जो थ्रोम्बोकाइनेज रिलीज हुआ है बच्चों बाय द एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स, ये जाकर आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट एक प्रोटीन जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि अनदर क्लॉटिंग फैक्टर है, और ये है आपका क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2, ठीक है। तो ये जो सेकंड क्लॉटिंग फैक्टर है जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिन, ये इसको एक्टिवेट करता है। देखिए जब भी मैंने आपको बताया है डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में भी, जब भी कोई भी सब्सटेंस का नाम बायोलॉजी में प्रो वर्ड से स्टार्ट होगा दैट मीन्स वो इनएक्टिव प्रिकर्सर होगा, ठीक है। तो ये इस समय इनएक्टिव स्टेट में है, और अगर मुझे इसको एक्टिव करना है तो इस प्रो वर्ड को हटाना है। सो इस प्रो वर्ड को हटाने का काम यानी कि इसके एक्टिवेशन का काम करता है दिस थ्रोम्बोकाइनेज विच इज द क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 10th। तो थ्रोम्बोकाइनेज जाके क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करेगा इनटू थ्रोम्बिन, ठीक है। तो प्रो वर्ड हट गया, एक्टिवेट हो गया, ठीक है ना। ये जो थ्रोम्बिन बना ये जाके आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट अनदर सॉल्युबल प्रोटीन जिसका नाम है फिब्रिनोजिन को एक्टिवेट करेगा। तो देखिए मैंने आपको अगेन बताया था उसी डाइजेस्टिव सिस्टम वाले चैप्टर में भी कि जब भी किसी सब्सटेंस का नेम एंड करे इन ओजन, इसका मतलब वो अगेन क्या होगा, इनएक्टिव प्रिकर्सर। तो स्टार्टिंग अगर प्रो वर्ड से हो और एंडिंग भी अगर ओजन वर्ड से हो, इसका मतलब वो पर्टिकुलर सब्सटेंसेस इनएक्टिव प्रिकर्सर्स हैं, राइट। तो इनका एक्टिवेशन कैसे होगा, ये एक्टिवेट होंगे विद द एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बिन, ठीक है। सो थ्रोम्बिन जाके फिब्रिनोजिन को, जो कि एक सॉल्युबल प्लाज्मा प्रोटीन है, और ये फॉर्म करता है हमारा क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 1, ठीक है। सो आउट ऑफ द 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हमने 10th, 2nd और 1st क्लॉटिंग फैक्टर के रोल को स्टडी करना है, ठीक है। तो यहां पर जो फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर है फिब्रिनोजिन, ये एक्टिवेट हो रहा है विद द एक्टिविटी ऑफ थ्रोम्बिन, एंड ये एक्टिवेट होने के बाद इस ओजन को हटा देगा एंड इट विल टर्न इनटू फिब्रिन, ठीक है। अब लेकिन ये जो फिब्रिन एक्टिवेशन के बाद फॉर्म हुआ बच्चों, ये इनसॉल्युबल प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी तक वो सॉल्युबल था, प्लाज्मा में डिसॉल्व था, बट अब वो इनसॉल्युबल फॉर्म में रिलीज होगा, ठीक है। ओके, तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर कैसे एक सब्सटेंस का फॉर्मेशन दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है, दूसरा तीसरे को एक्टिवेट कर रहा है। इस टाइप की रिएक्शन को हम बुलाते हैं कैस्केड, ओके। तो क्या बुलाते हैं इसको, इसको मैं मेंशन कर देता हूं, वी कॉल इट कैस्केड, जहां पर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस दूसरे को एक्टिवेट करेगा, दूसरा तीसरे को, और सच दैट ये सीरीज ऑफ रिएक्शन के थ्रू हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हो सके, ठीक है। तो आखिरी में फॉर्म्ड हुआ ये फाइब्रिन। तो फाइब्रिन नाम का ये जो प्रोटीन है ये आपको इंडिकेशन दे रहा है दैट इट इज गोइंग टू फॉर्म फाइबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फॉर्म करता है विच आर कॉल्ड द फिब्रिन
फाइबर्स, ओके, और वो जो फिब्रिन है वो जाके क्या करने वाले हैं, वो जो थ्रेड हैं दे आर गोइंग टू एंटैंगल अमंग देमसेल्व्स टू फॉर्म अ मैश। तो वो एक मैश बना लेते हैं जो जाके आपके इस रप्चर्ड पोर्शन पे इकट्ठा हो जाते हैं। तो देखिए इनिशियली क्या हुआ, आपके एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स आपको नजर आ रहे हैं, ओके, यहाँ पर आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो ऐसे क्लम्प कर गए हैं टुगेदर, और ये जो फिब्रिन के स्ट्रैंड्स हैं वो देखिए इस तरीके से एक मैश बना रहे हैं जिसमें आपके ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं वो ट्रैप्ड हो गए हैं एंड दे इवेंचुअली फॉर्म द ब्लड क्लॉट। तो इस तरीके की जो आपको प्लग देखने को मिल रहा है, ओके, ऑफ योर फिब्रिन स्ट्रैंड जिसमें कि आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स ट्रैप्ड हैं, वो प्रिवेंट करता है ब्लड के लॉस को फ्रॉम दैट इंजर्ड ब्लड वेसल। तो इस तरीके से ब्लड क्लॉटिंग आपको देखने को मिलेगी विद द एक्टिविटी ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स। आइए मैं आपको वेरियस स्टेजेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग को अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हम कैसे देखते हैं उसको विजुलाइज कराता हूं। तो ये आपकी सबसे इनिशियल स्टेज है बच्चों, जहां पर आपको ये पिंक कलर के जो स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं दे आर रिप्रेजेंटिंग द ब्लड प्लेटलेट्स एंड आपको नजर आ रहे हैं दी एरेथ्रोसाइट्स, द रेड ब्लड सेल्स। और देखिए यहां पर आपको ये थिन स्ट्रैंड्स जो देखने को मिल रहे हैं दे आर गोइंग टू बी दी फाइबर और विच आर गोइंग टू बी द थ्रेड्स ऑफ द फाइब्रिन्स, ओके। सो ये जो आपको थिन स्ट्रैंड्स और थ्रेड्स देखने को मिल रहे हैं दे आर गोइंग टू रिप्रेजेंट फाइब्रिन थ्रेड्स, और लेटर ऑन इंटरमीडिएट स्टेज में देखिए इस तरीके से दे आर गोइंग टू बिकम अ लिटिल मोर थिकन्ड एंड फाइनल स्टेज में दे आर गोइंग टू फॉर्म अ ह्यूज मैश। तो उस मैश में जाके ये आपके रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो एंटैंगल्ड हैं, फाइन, ओके, एंड लास्टली वो इस तरीके से एक ब्लड का क्लॉट फॉर्म कर रहे हैं। सो दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ ब्लड क्लॉट, और ये इस तरीके से आपकी ब्लड वेसल का सेक्शन है, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस अकम्प्लिश होती है विद इन अवर बॉडी, फाइन, ओके। नाउ सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स बच्चों, हमने जो पिछले स्लाइड में रिएक्शन देखी वो सभी रिएक्शंस ड्रिवन होती हैं विद द प्रेजेंस ऑफ एन एलिमेंट जो कि आयन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, दैट इज गोइंग टू बी कैल्शियम आयन। सो ये सारी फेजेस जो हैं क्लॉटिंग की दे आर गोइंग टू बी टेकन केयर ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन, वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, जो क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 2 था जिसका नाम था प्रोथ्रोम्बिन, वो एक्चुअली उसका जो सिंथेसिस है दैट इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ विटामिन के। तो विटामिन के इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। तो अगर बॉडी में विटामिन के की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपकी ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस जो है वो hampered हो जाती है, so it may result into the failure of your blood clotting. So I hope the entire process of blood clotting in our body is very clear to all of you. तो आइए बच्चों बिगिन करते हैं with our next topic that is blood groups. तो बच्चों बात की जाए अगर ब्लड ग्रुप्स की, तो ब्लड ग्रुप्स का सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट था इट वॉज प्रपोज्ड बाय जर्मन बायोकेमिस्ट जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर इन द ईयर 1900। तो 1900 में कार्ल लैंडस्टीनर जो कि आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर मेंशन्ड है, इन्होंने प्रपोज किया कि भले ही हम ह्यूमन बीइंग्स का ब्लड एक सा नजर आता हो देखने पर, बट वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है इन इट्स कॉम्पोजिशन, राइट। तो उनका मानना यह था कि ज़रूरी नहीं है कि हर दो इंडिविजुअल का ब्लड जो है वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो, राइट। सो ये जो प्रोपोजिशन उन्होंने प्रपोज किया ये बेसिस बना फॉर द डिवीजन और द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस इंडिविजुअल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ब्लड टाइप्स। तो इस ग्रुपिंग ऑफ इंडिविजुअल्स को ऑन द डिफरेंट ब्लड टाइप्स हम बुलाते हैं ब्लड ग्रुपिंग, ओके। तो दो सिस्टम्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग हम फॉलो करते हैं बच्चों, जिसमें हम इंडिविजुअल्स को अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पे डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। सो दो टाइप के जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम हैं दे आर ABO ग्रुपिंग एंड द नेक्स्ट वन इज द RH ग्रुपिंग। तो आइए समझते हैं इन दोनों ही ग्रुपिंग सिस्टम को इन डिटेल। तो आइए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं आवर फर्स्ट टाइप ऑफ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम विच इज कॉल्ड द ABO ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये जो ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम है ये बेस्ड होता है ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ 2 एंटीजेंस, और ये दो एंटीजेंस की प्रेजेंस और एब्सेंस को चेक किया जाता है ऑन दी मेम्ब्रेन्स ऑफ द RBC। तो आपके रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है आउट ऑफ दीज 2, कौन कौन से हैं वो एंटीजेंस, दे आर एंटीजन A एंड एंटीजन B, ठीक है। तो सबसे पहले तो मन में आपके क्वेश्चन यही आ रहा होगा कि एंटीजन क्या होता है बच्चों, जो कि RBC के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। सो सबसे पहले तो इस बात को याद रख लीजिए दैट एंटीजेंस आर ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो नाम ही बता रहा है, ग्लाइको वर्ड मीन्स अ शुगर रेसिड्यू इज गोइंग टू बी अटैच्ड टू अ प्रोटीन एंड दैट फॉर्म्स द ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो RBC की जो मेम्ब्रेन है बच्चों उसमें ये ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। अब RBC की मेम्ब्रेन किसी भी टिपिकल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही सिमिलर होगी इन स्ट्रक्चर। तो हमने सेल वाले चैप्टर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तो पढ़ा ही है ना, वहाँ हमने देखा था कि कैसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो टिपिकली क्या होती है, एक फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, जहाँ पर फॉस्फोलिपिड जो हैं वो 2 लेयर्स के फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, समथिंग लाइक दिस,
तो यही कुछ कंडीशन ना बच्चों आपको आरबीसी के मेम्ब्रेन में भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ फॉस्फोलिपिड्स 2 लेयर में अरेंज किए हुए हैं और कई बार आपको बीच में ना ऐसे कुछ प्रोटीन्स भी एम्बेडेड नजर आते हैं, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है ना ये कंप्लीटली एम्बेडेड है, वी कॉल इट इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इस प्रोटीन पे अगर मान लीजिए एक शुगर रेसिड्यू अटैच्ड हो जाए तो ये एक शुगर रेसिड्यू है। सो ये जो एंटायर स्ट्रक्चर बन रहा है ना, दिस एंटायर स्ट्रक्चर, दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, जहां पर योर शुगर रेसिड्यू इट इज अटैच्ड टू अ प्रोटीन पार्ट एंड फॉर्मिंग अ ग्लाइकोप्रोटीन। फाइन, ओके। तो बच्चों अब हम देखेंगे कि कैसे ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, क्योंकि ये 2 ग्लाइकोप्रोटीन जो कि एंटीजन फॉर्म कर रहे हैं डिफर करते होंगे, तभी तो इनको नाम अलग दिए गए, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। तो बेस्ड ऑन कि कौन सा ग्लाइकोप्रोटीन या एंटीजन प्रेजेंट है हम यहाँ पर इंडिविजुअल्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। तो आरबीसीज पे अगर किसी इंडिविजुअल के आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट हो बच्चों, तो हम कहते हैं उस पर्सन का ब्लड ग्रुप वुड बी कंसिडर्ड एज ए। तो यहाँ पर उस पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज गोइंग टू बी ए ब्लड ग्रुप। वाइल अगर किसी के आरबीसी पे बी एंटीजन प्रेजेंट है तो वी कॉल दैट इंडिविजुअल टू हैव बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर उसके आरबीसी पे दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट है, बोथ ए एंड बी, तो इसका मतलब पर्सन का जो ब्लड ग्रुप है दैट इज गोइंग टू बी ए बी। फाइन। और मान लीजिए अगर आरबीसी पे कोई भी एंटीजन ही प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स ये ग्लाइकोप्रोटीन है ही नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर जो पर्सन का ब्लड ग्रुप होगा दैट वुड बी कंसिडर्ड एज ओ, ठीक है। तो ये 4 कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे हम ABO ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। फाइन, ओके। अब एक एस्पेक्ट आपको इनकी बॉडी से रिलेटेड और समझना होगा जिनके पास ये ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको पता है आपकी जो बॉडी है बच्चों उसमें प्लाज्मा में कुछ ग्लोबुलिन प्रोटीन्स भी होते हैं और उनमें प्रेजेंट गामा ग्लोबुलिन्स नाम की जो प्रोटीन्स हैं दे आर गोइंग टू हेल्प इन योर डिफेंस मैकेनिज्म, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को ट्रिगर करते हैं एंड दे फॉर्म द एंटीबॉडीज, राइट। सो यहाँ पर जो प्लाज्मा होता है ऑफ इंडिविजुअल्स दे कंटेन 2 नेचुरल एंटीबॉडीज। तो प्लाज्मा में आपको गामा ग्लोबुलिन्स देखने को मिलेंगे जिन्हें हम एंटीबॉडीज बुलाते हैं। तो नेचुरली आपके अंदर 2 टाइप की एंटीबॉडीज मिलती हैं, वन इज एंटी ए एंड द अदर इज एंटी बी, ठीक है। अब देखिए एंटी ए नाम बता रहा है कि ये एंटीबॉडी अगेंस्ट वर्क करेगी ऑफ योर ए एंटीजन, तो मतलब ए एंटीजन अगर इसको दिखेगा तो ये उस पर जाके अटैक कर देगी, ठीक है। सिमिलरली जो एंटी बी एंटीबॉडी है वो आपके बी एंटीजन पे अटैक करती है। फाइन। अब देखिए अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है दैट मीन्स उसके आरबीसी पे ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसके प्लाज्मा में एंटी ए एंटीबॉडी नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर एंटी ए एंटीबॉडी होगी तो वो खुद ही के आरबीसी इस पे अटैक कर देंगी, राइट, क्योंकि उन पे एंटीजन ए प्रेजेंट था। इसीलिए अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए हैज एंटी बी एंटीबॉडी इन देयर प्लाज्मा। फाइन, ओके। सिमिलरली अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर बी एंटीजन प्रेजेंट है ऑन द पर्सन आरबीसी, जो कि जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो बी था। तो अगर ब्लड ग्रुप बी वाले इंडिविजुअल पे बी एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके प्लाज्मा में एंटी बी एंटीबॉडी नहीं हो सकती है, इट इज़ गोइंग टू बी एंटी ए एंटीबॉडी, क्योंकि अगर एंटी बी एंटीबॉडी होती तो वो उसी के आरबीसी पे अटैक करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती। फाइन। सिमिलरली अगर मान लीजिए एक पर्सन है जिसके ब्लड ग्रुप ए बी है, दैट मीन्स एंटीजन ए बी दोनों प्रेजेंट हैं, इसका मतलब उसके प्लाज्मा में दोनों में से एक भी एंटीबॉडीज प्रेजेंट नहीं होंगी। द रीजन फॉर दिस फैक्ट इज कि अगर एंटी ए होती तो अगेन वो ए एंटीजन्स पर अटैक कर देती, एंटी बी होती तो वो बी एंटीजन्स पर अटैक कर देती। तो ऐसे में कोई प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन अराइज ना हो, इसीलिए प्लाज्मा में आपको कोई भी एंटीबॉडी नहीं देखने को मिलेगी इन अ पर्सन हैविंग ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। फाइन। देन वी हैव द लास्ट कंडीशन, जहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर देखो आपको सिंस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ था दैट मीन्स आरबीसी पे कोई एंटीजन नहीं था, इसका मतलब इसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो सकती है ना। देखिए एंटी अगर ए प्रेजेंट है दैट इज एंटी ए एंटीबॉडी, तो वो कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी आपके आरबीसी पे लगे एंटीजन पे, बिकॉज यहाँ कोई एंटीजन है ही नहीं ना, तो ये अटैक किस पे करेगी। सिमिलरली अगर एंटी बी एंटीबॉडी होगी तो भी वो आपके आरबीसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बिकॉज यहाँ पर एंटीजन बी भी नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आपके प्लाज्मा में
दोनों ही एंटीबॉडीज देखने को मिलेगी व्हेन इट कम्स टू ब्लड ग्रुप ओ। सो आई होप द बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपको इन्फॉर्मेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है बच्चों बिकॉज ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे कंपैटिबिलिटी चेक की जाती है। ओके, तो क्या कंपैटिबिलिटी होगी ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर द वेरियस ब्लड ग्रुप्स, वो हम तभी समझ सकते हैं जब हमें एंटीजेंस और एंटीबॉडीज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं और कैसी कैसी कंपैटिबिलिटीज आपको देखने को मिलेगी ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ओके, और द ब्लड ग्रुप्स। तो बात करते हैं सबसे पहले ब्लड ग्रुप ओ की। ठीक है, तो बच्चों सिंस ब्लड ग्रुप ओ में प्रेजेंट जो आरबीसीज हैं, राइट, तो उन पे तो कोई एंटीजन नहीं था ना, तो इसका मतलब अगर कोई एंटीजन नहीं है तो वो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, राइट। तो क्यों ब्लड ग्रुप दे सकता है बता सकते हैं आप लोग? देखिए, ओ वाला जो इंडिविजुअल है, सिंस उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, तो अगर वो ए को दे या बी को दे या फिर ए बी वाले पर्सन को देगा, तो ऐसे में क्या होगा, जिसको भी वो देगा उसका इम्यून सिस्टम ट्रिगर ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज यहाँ पर जो भी एंटीबॉडीज इनकी बॉडी में प्रेजेंट होगी ऑफ द रेसिपिएंट, वो एक्टिवेट ही नहीं होंगी, क्योंकि वो किसी भी एंटीजन को डिटेक्ट ही नहीं करेंगी इन द इनकमिंग ब्लड। तो क्योंकि यहाँ पर कोई भी एंटीजन था ही नहीं इनके सरफेस पे, इसका मतलब एंटीबॉडीज ट्रिगर नहीं होंगी, और एंटीबॉडीज जब ट्रिगर ही नहीं होंगी तो वो डिस्ट्रॉय नहीं करेंगी आपके ट्रांसफ्यूज्ड ब्लड को। तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ वाला इंडिविजुअल सभी को ब्लड दे सकता है, डोनेट कर सकता है। दैट इज वाई जो ओ ब्लड ग्रुप है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ यूनिवर्सल डोनर। फाइन, ओके। और याद रखिएगा, ओ वाला इंडिविजुअल केवल ओ वाले इंडिविजुअल से ही ब्लड को रिसीव कर सकता है। ठीक है, फाइन। बात करते हैं अब ए बी वाले ब्लड ग्रुप की। ठीक है, तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल है बच्चों, इसको देखिए, इसके पास इसके सरफेस पे एंटीजन ए भी प्रेजेंट था, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ, और बी भी प्रेजेंट है। ठीक है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। अगर इसके पास दोनों एंटीजेंस प्रेजेंट हैं तो प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। फाइन, तो इसका मतलब अगर ये ए वाले इंडिविजुअल से ब्लड ग्रुप को यानी कि ब्लड को रिसीव करता है ड्यूरिंग द ट्रांसफ्यूजन, तो जो ब्लड एंटर करेगा इसके पास, उनके आरबीसीज पे ए एंटीजन प्रेजेंट होगा, और इनकी बॉडी तो ए एंटीजन को पहचानती है ना, क्योंकि इनके सरफेस पे भी एंटीजन ए प्रेजेंट होता है। फाइन ना, तो इसके पास कोई एंटी ए एंटीबॉडी तो है नहीं है प्लाज्मा में। सिमिलरली अगर ये बी ब्लड ग्रुप से एंटीजन या फिर आपके आरबीसीज को रिसीव करता है ब्लड के फॉर्म में, तो उसमें लगे हुए आपके कौन से एंटीजन होंगे, दे आर गोइंग टू बी एंटीजन बी। ए में ए एंटीजन होगा। ठीक है, तो देखिए बी से अगर ये रिसीव करता है तो इसके पास देखिए इनके सरफेस पे बी एंटीजन भी प्रेजेंट था, तो इनकी बॉडी इस रिसीव्ड ब्लड को अपना ही ब्लड समझेंगी, बिकॉज वो बी एंटीजन को पहले से पहचानती हैं, क्योंकि उनके आरबीसीज पे वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब अगेन ए बी वाला जो इंडिविजुअल है वो ए से भी ब्लड ले सकता है, बी से भी ले सकता है, और साथ ही साथ ओ से भी ले सकता है, बिकॉज ओ पे तो कोई एंटीजन था ही नहीं ना। तो एंटीजन जब था ही नहीं तो क्या होगा, ऑब्वियसली इनकी बॉडी जो है, उनकी प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडीज तो वैसे भी प्रेजेंट नहीं थी, तो इनका इम्यून सिस्टम ट्रिगर ही नहीं होगा टू एक्ट अगेंस्ट दैट ब्लड। तो इसका मतलब ए बी वाला जो आपका ब्लड ग्रुप वाला इंडिविजुअल है, दे कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओ, ए एंड बी। इसका मतलब ऐसा इंडिविजुअल जो है, दे आर गोइंग टू बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, सो ब्लड ग्रुप ए बी इज कंसिडर्ड टू बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिकॉज वो सभी से ब्लड को रिसीव कर सकता है। फाइन, एंड इनफैक्ट ये ए बी इंडिविजुअल से भी ब्लड को रिसीव कर सकता है। फाइन, ओके। बात की जाए अब ए और बी इंडिविजुअल्स की, तो ए वाला जो इंडिविजुअल है, इसके पास एंटीजन ए प्रेजेंट है, वो ओ से भी ब्लड ले सकता है। द रीजन बीइंग क्योंकि इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं था, तो मतलब इनके पास एंटी बी एंटीबॉडीज होती है ना ब्लड प्लाज्मा में, तो वो इनके अगेंस्ट तो वर्क करेंगी नहीं, क्योंकि वो किसी भी एंटीजन के कांटेक्ट में ही नहीं आएंगी। तो इसका मतलब ए वाला इंडिविजुअल ओ से तो ब्लड ले ही सकता है, और साथ ही साथ अनदर ए ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल से भी ब्लड ले सकता है। सिमिलरली अगर बी ब्लड ग्रुप वाले की बात की जाए तो वो ओ से तो ले ही सकता है, बिकॉज यहाँ कोई एंटीजन नहीं है। ओके, एंटीजन नहीं है तो इनकी एंटी ए एंटीबॉडीज जो है वो अटैक करेंगी नहीं ऑन दी रिसीविंग ब्लड, और बी वाला इंडिविजुअल जो है वो बी ब्लड ग्रुप वाले इंडिविजुअल से ब्लड तो ले ही सकता है। तो इस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पर आपको कंपैटिबिलिटी देखने को मिलती है बिटवीन द डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग इज वेरी क्लियर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द सेकेंड सिस्टम ऑफ द ब्लड ग्रुपिंग विच इज कॉल्ड द RH ग्रुपिंग। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो RH क्या होता है इसको समझ लीजिए। RH स्टैंड करता है फॉर रीसस।
ठीक है। तो एक्चुअली ना बच्चों ये जो ग्रुपिंग सिस्टम है ये अगेन एक ग्लाइकोप्रोटीन की प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड करता है और उस पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन को हम बुलाते हैं द रीसस फैक्टर और द RH फैक्टर। और ये जो पर्टिकुलर ग्लाइकोप्रोटीन है इसको सबसे पहली बार रीसस मंकी में पाया गया था। ओके, तो रीसस मंकी में सबसे पहली बार इसको पाया गया था, हेंस इट वाज कॉल्ड द RH फैक्टर, और सिंपली इस टाइप के सिस्टम को हमने RH ग्रुपिंग बुलाया। ठीक है, सो रीसस इज द नेम फॉर द मंकी जिसमें ये सबसे पहली बार डिस्कवर किया गया था। फाइन, ओके। और मैंने जैसे कि बताया ये ग्लाइकोप्रोटीन की प्रेजेंस या एब्सेंस पे चेक किया जाता है ऑन द RBC मेम्ब्रेन, और इस ग्लाइकोप्रोटीन को हम बुलाते हैं द RH फैक्टर। ठीक है, सो RH फैक्टर कह लीजिए या फिर RH एंटीजन कह लीजिए, बोथ आर गोइंग टू बी सेम, राइट। सो पहली चीज तो ये जो RH ग्रुपिंग का सिस्टम है बच्चों, इट इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ द ABO ग्रुपिंग। ठीक है, तो ABO ग्रुपिंग और RH जो ग्रुपिंग है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर। फाइन, अब देखिए अगर किसी पर्सन के RBCs पे आपको ये RH फैक्टर्स प्रेजेंट नजर आते हैं, लाइक ओवर हियर, ये क्या है आपके RH एंटीजन्स या RH फैक्टर्स हैं। लेट मी मेंशन देम डाउन, दीज आर योर RH फैक्टर्स। अब ये RH फैक्टर्स अगर किसी इंडिविजुअल के RBC में प्रेजेंट है, वी से दैट द पर्सन इज RH पॉजिटिव। ठीक है, इन दिस केस वाइल यहां इस RBC में आपको ये RH फैक्टर्स एब्सेंट नजर आ रहे हैं, देन वी कॉल दिस पर्सन एज RH नेगेटिव। इस बात को आपको अच्छे से समझ लेना है। फाइन, अब सिंस मैंने बोला कि ये जो सिस्टम ऑफ ग्रुपिंग है ऑफ द इंडिविजुअल्स ब्लड ग्रुप, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ द ABO ग्रुपिंग, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो फाइनली ब्लड ग्रुप आता है वो दोनों ही सिस्टम्स ऑफ ब्लड ग्रुपिंग के कॉम्बिनेशन से आता है। अब इमेजिन कीजिए यहाँ पर वो 4 कंडीशंस। ठीक है, देखिए अगर किसी पर्सन के RBC पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ना A एंटीजन प्रेजेंट है ना B एंटीजन प्रेजेंट है, तो हम उस पर्सन का ब्लड ग्रुप बुलाते थे O। और यहाँ पर अगर RH एंटीजन भी एब्सेंट है, इसका मतलब हम उसको कहेंगे दैट द पर्सन इज RH नेगेटिव, तो उसका टोटल जो ब्लड ग्रुप आएगा दैट वुड बी O नेगेटिव। ठीक है, सिमिलरली अगर पर्सन के आपके RBC पे A और B एंटीजन एब्सेंट थे बट RH एंटीजन प्रेजेंट था, दैट इज द पर्सन वॉज RH पॉजिटिव, तो इसीलिए पर्सन को हम बुलाते हैं टू पोजेस O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप। सिमिलरली और कंडीशंस भी आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए इस केस में आपको आपके RBC के सरफेस पे A एंटीजन नजर आ रहे हैं बट RH एंटीजन इज एब्सेंट, तो पर्सन का ब्लड ग्रुप हो गया A नेगेटिव। सिमिलरली अगर यहाँ पर RBC में आपको A एंटीजन और RH एंटीजन दोनों देखने को मिल रहे हैं, दैट मीन्स पर्सन इज गोइंग टू बी A पॉजिटिव। फाइन, यहाँ पर देखिए B नेगेटिव कंडीशन कैसे आती है, जब आपके RBC पे सिर्फ B एंटीजन प्रेजेंट हो और RH एंटीजन एब्सेंट हो, देन द पर्सन इज B नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो आपको इस कंडीशन में देखने को मिल रहा है B पॉजिटिव कंडीशन, जहाँ पर रेड ब्लड सेल पे आपका B एंटीजन तो प्रेजेंट है, साथ ही साथ RH एंटीजन भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स B ब्लड ग्रुप तो होगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ B एंटीजन, और पॉजिटिव क्यों होगा, बिकॉज दे पोजेस RH एंटीजन। फाइन, एंड लास्टली यहाँ पर आपको A और B एंटीजन देखने को मिल रहा है ऑन द RBC बट देयर इज नो RH एंटीजन, तो पर्सन वुड बी AB नेगेटिव। सिमिलरली अगर यहाँ पर A B एंटीजन के साथ साथ आपको RH एंटीजन भी देखने को मिल रहे हैं ऑन द RBC, वी से दैट द पर्सन हैज ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव। सो आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ RH ग्रुपिंग इज वेरी क्लियर। तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक इनकम्पैटिबिलिटी जो कि अराइज करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ RH एंटीजन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। सो वी आर टॉकिंग अबाउट RH इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो बच्चों आपको विजुलाइज करनी है एक कंडीशन जहां पर एक RH नेगेटिव वुमन, दैट मीन्स जिसकी बॉडी में आपको RH एंटीजन्स नहीं देखने को मिलेंगे ऑन हर RBCs। सो शी इज अ वुमन जो कि RH नेगेटिव है एंड शी गेट्स इम्प्रेग्नेटेड बाय एन RH पॉजिटिव मैन। तो द मैन इज RH पॉजिटिव, वुमन इज RH नेगेटिव। ठीक है, अब व्हेन शी गेट्स इम्प्रेग्नेटेड बाय दिस RH पॉजिटिव मैन, तो और साथ ही साथ उसके जो वूम में डेवलप हो रहा फीटस है वो भी RH पॉजिटिव है, तो यहां पर दिस इज ऑल्सो RH पॉजिटिव। ठीक है, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देखिए RH पॉजिटिव होने के चांसेस ज्यादा होते हैं ऑफ द फीटस। द रीजन बीइंग जो RH फैक्टर है ना बच्चों, ये एक डोमिनेंट फैक्टर है, ये एक डोमिनेंट ट्रेट है, इसीलिए ये डेफिनेटली एक्सप्रेस करेगा और मेजॉरिटी केसेस में ये चांसेस होंगे दैट द फीटस वुड बी RH पॉजिटिव।
नाउ व्हाट हैपेंस इज ड्यूरिंग द जेस्टेशन पीरियड, जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है ना, उस टाइम पे जो मदर और फीटस के बीच में एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो या गैसेस हो या फिर वेस्ट हो, वो होता है थ्रू द प्लेसेंटा। ठीक है, तो दैट मीन्स पूरे जेस्टेशन पीरियड के टाइम पर देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ द मैटरनल एंड द फीटल ब्लड, बट ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जब पहला चाइल्ड का डिलीवरी हो रहा होता है, उस टाइम पर सम अमाउंट ऑफ द फीटल ब्लड जो है वो लीक कर जाता है इनटू द मैटरनल ब्लड, और यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट ऑफ मिक्सिंग देखने को मिलेगी ऑफ द मैटरनल एंड द फीटल ब्लड। ठीक है, तो जैसे ही फीटल ब्लड मदर के ब्लड में एंटर किया, आप जानते हैं फीटल ब्लड वॉज RH पॉजिटिव, मतलब उसके RBCs पे RH एंटीजन प्रेजेंट थे, बट मदर के ब्लड में RH एंटीजन तो एब्सेंट थे, तो उसके पास अभी तक उसने कोई एक्सपोजर नहीं था उसको टू दी RH एंटीजन्स। तो जैसे ही RH एंटीजन्स फ्रॉम द फीटल ब्लड एंटर करेंगे इनटू द मदर्स ब्लड, तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है वो ट्रिगर कर जाएगा, और वो ट्रिगर होते ही एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगेगा अगेंस्ट दिस एंटीजन। ठीक है, दैट इज RH एंटीजन के अगेंस्ट। सो बाय द टाइम व्हाट हैपेंस इज डिलीवरी सेफली हो जाती है ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, तो देयर इज नो कॉम्प्लेक्सिटी जो कि फर्स्ट डिलीवरी के टाइम अराइज करे। बट व्हाट हैपेंस इज जब नेक्स्ट डिलीवरी आती है उससे पहले तक व्हाट हैपेंस इज मदर की बॉडी में आपको anti-RH एंटीबॉडीज डेवलप्ड होती हुई नजर आ जाती हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स यहां पर anti-RH एंटीबॉडीज अब फीमेल के अंदर डेवलप हो चुकी हैं। एंड नाउ इफ दिस वुमन now again gets impregnated by same RH positive man, or again that the fetus is RH positive, now क्या होने वाला है, जो मदर के ब्लड में ये एंटीबॉडीज थी विच वर दी anti-RH एंटीबॉडीज, वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके आपके फीटस के ब्लड तक पहुंच जाएंगी, और आपके फीटस में आपको पता है RBCs में RH एंटीजन प्रेजेंट है, तो वो जाकर उन RH एंटीजन्स पे अटैक कर देंगी, और अगर अटैक कर देंगी तो इसका मतलब वो उनको डिस्ट्रॉय कर देती हैं, तो RBCs और द एरिथ्रोसाइट्स गेट डिस्ट्रॉयड, एंड सीवियर अनीमिया की कंडीशन आपको चाइल्ड में देखने को मिलती है, एंड साथ ही साथ जॉन्डिस की। सो ये जो कंडीशन या डिसऑर्डर अराइज होता है ड्यू टू दिस RH इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वुड बी रेफर्ड टू एज erythroblastosis fetalis। सो ये कंडीशन कहलाती है इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, एंड इसको हम एक और नाम से भी बुलाते हैं, वी इवन कॉल इट हीमोलाइटिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न। ठीक है, सो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस नाम ही बता रहा है कि फीटस के इरेथ्रोसाइट्स जो हैं दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय और ब्लास्ट हो जाने वाले हैं, एंड ये कंडीशन जो है वो न्यूबॉर्न के केस में आपको देखने को मिलेगी, जहां पर उसका ब्लड जो है वो एक तरह से स्प्लिट कर गया है, ब्रेक कर गया है। ओके, हेंस इट इज हीमोलाइटिक। सो ये कंडीशन आपको RH इनकम्पैटिबिलिटी में देखने को मिलती है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। सो ऐसे में अगर आपको इस कंडीशन को प्रिवेंट करना है, तो जस्ट आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी अगर यो वुमन है उसके एंड जो उसका इम्यून सिस्टम है वो कम्प्लीटली टेक ओवर करे, उससे पहले अगर हम anti-RH एंटीबॉडीज जो है वो एडमिनिस्टर कर दें इन हर बॉडी, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वो कंडीशंस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं आफ्टर द फर्स्ट प्रेगनेंसी। तो एक वैक्सीन भी है जिसका नाम है रोगम वैक्सीन, वो एडमिनिस्टर कर दी जाती है विद इन द फर्स्ट वीक ऑफ द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो ये कंडीशन जो है वो सेकेंड वाली प्रेगनेंसी के केस में अराइज नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में। सो दिस इज दैट इनकम्पैटिबिलिटी जो कि आपको देखने को मिलेगी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ड्यू टू द RH एंटीजन। आई होप दैट इज क्लियर। तो बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे फ्रॉम द चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। आई होप आज के सेशन में हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए फ्रॉम दिस चैप्टर आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन आप ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।